बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन किराम, जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है। इस इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस के तबादले हुए हैं। ये तबादले कितने अहम हैं और इसके असरात पाकिस्तान की जुडिशरी पर क्या होने जा रहे हैं और इससे मुस्तकबिल में पाकिस्तान का जुडिशल मंजरनामा आखिर किस मोड़ पर जाकर रुकेगा, इसी सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है रियासत अली आज़ाद, साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, और हमारे साथ मौजूद होंगे हाफिज एहसान साहब, माहिर कानून हैं। सबसे पहले रियासत अली आज़ाद साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आज के दिन की डेवलपमेंट्स को किस तरह से देखते हैं अदलिया के फ्यूचर के लिए आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहाबुद्दीन, बात यह है कि आर्टिकल 200 जो था आइन के अंदर दिया गया था, उसके अंदर लफ्ज़ कंसेंट था, जो कि 27वीं तरमीम में ख़त्म कर दिया गया कि यानी किसी जज को भी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बज़रिया जुडिशल कमीशन किसी भी दीगर हाई कोर्ट के अंदर उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जबकि पहले कंसेंट लाजमी था। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सिचुएशन क्यों पैदा हुई। उसकी रीज़न ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को ही एक उसमें ऐड ऑन करते हुए ही क्यों ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उसकी रीज़न्स हैं चंद। एक तो ये कि ये वो जजेस हैं जो आज़ाद अदलिया पे बिलीव करते थे, जो ये कहते थे कि मेरिट होना चाहिए, जो ये कहते थे कि इस मुल्क के अंदर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। उन्होंने ख़त भी लिखा, उन्होंने डोगर सरफराज जो चीफ जस्टिस हैं उसकी सीनियरिटी को भी चैलेंज किया। तो ये उसका रिज़ल्ट है, ये उसकी वो एक होती है ना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। तो ये जजेस की विक्टिमाइजेशन का ये जो ख़त था, ये एक वो बुनियाद बना के इन जजेस को ट्रांसफ़र करने के लिए आइन के अंदर तब्दीली करना पड़ी, और आज आपने देखा कि उन जजेस को मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन इसमें मैं ऐड करूँगा कि पहले चाहे कंसेंट थी और अब नहीं है, दोनों सूरतों में किसी भी जज की किसी दूसरे हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए एक रीज़न होनी चाहिए, कोई ग्राउंड होना चाहिए, कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, कोई बोनाफाइडी रीज़न होनी चाहिए। इस पे एक जजमेंट है इंडिया की AIR 1994, उसमें सिर्फ ये होल्ड किया गया था कि अगर किसी जज को आपने किसी दीगर हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए दो रीज़न्स हैं। एक तो ये कि जी मसलन उस हाई कोर्ट के अंदर 2 जज हैं और वो स्पेशलिस्ट जज हैं, लेकिन वहाँ पे उन दोनों जजेस के अंदर डाइसेंट आ गया, एक तीसरा रेफरी जज की ज़रूरत है। तो इस आर्टिकल के तहत किसी भी हाई कोर्ट में किसी भी जज को ट्रांसफ़र किया जा सकता था। उस एक स्पेशलाइज जज की ज़रूरत थी, एक स्पेशलिस्ट जज की ज़रूरत थी कि जी टैक्स के हैं तो टैक्स का ही तीसरा जज रेफरी जज आएगा। तो उस पर्पज़ के लिए ये रखा गया था। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि हुकूमत की बदनीति इससे ज़ाहिर होती, चूँकि ये उनकी आंख को चुभते थे, इसलिए उन्होंने एकदम से बल्क ऑफ जजेस को ट्रांसफ़र कर दिया, जो कि बदनीति अपरेंटली ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड आपको नज़र आ रही है। हालांकि लिखा गया था कि आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 में कि अदलिया को इंतज़ामिया से अलग करना है। अब तो अदलिया को आपने एक डिपार्टमेंट बना दिया कि आपने जहाँ जिसको चाहें, आपको फैसला उसका पसंद नहीं आया, आपको उसका कोई कमेंट पसंद नहीं आया, आपको उसकी कोई जजमेंट के अंदर कोई ऐसी रीजंस पसंद नहीं आई, आप उसको उठा के यहाँ से चीज़ों की मलियाँ भेज दें। और यही हुआ। और मैं समझता हूँ कि इसमें जजेस का चलो ट्रांसफ़र तो हो ही गए, वो तो जज ही रहेंगे, लेकिन अदलिया का अपना भी इसके अंदर कसूर था। यानी आप देखें फ़ायज़ ईसा से लेके या अफरीदी तक, ये बुकमुन सुमुन नुम युनफ़ाहुम ला यरजऊन, जब ये 26वीं तरमीम हुई, जब ये 27वीं तरमीम हुई, इन्होंने स्टैंड नहीं किया। हालांकि आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 के अंदर ये लिखा हुआ था कि अदलिया को इंतज़ामिया से अलग करना है, और इस पर PLD 1996, सुप्रीम कोर्ट 624 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है। अच्छा हाफिज एहसान साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है? फिर जारी बात है कि नाक़िदीन कह रहे हैं कि जुडिशरी को कॉम्प्रोमाइज़ करने और जेपरडाइज करने के हवाले से ये कदम उठाया गया है, और जजेस के तबादले जो हैं इस तरह से तो जुडिशरी जो है वो अपना मकाम खो देगी। नाक़िदीन ये कह रहे हैं, ऑब्वियसली इसके हक़ में भी दलाइल आ रहे हैं। हाउ डू यू एनालाइज दिस होल सिनेरियो, और आप इसे किस तरह से देखते हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहब, एक तो ये है कि दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ट्रांसफ़र ऑफ जजेस का एक मैकेनिज़्म जो है वो मौजूद है, और स्पेशली अगर आप पाकिस्तान या इंडिया की बात करें तो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आर्टिकल 200 जो है वो मौजूद था, जिसके अंदर ये था कि आप एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट से जज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और उसके लिए आपको उस दो चीफ जस्टिस या चीफ जस्टिस या उसके बाद जज की कॉन्फ्रेंस जो थी वो चाहिए होती थी। इंडिया के अंदर अगर आपने किसी जज को ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या उसके बाद चीफ जस्टिस का एक जो कॉलेजियम है वो, और आपके कंसर्न जज की जो है वो कॉन्सेंट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो कर सकता है जी। मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर अब एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो बनाया गया है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसके 13 मेंबर्स एक हैं, जिस दो और चीफ जस्टिस हैं, उसके अंदर वो बैठ के अगर ये फैसला करते हैं कि एक जज को दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, तो उससे ना तो उसकी कुछ सीनियरिटी डिस्टर्ब होती है, ना उसकी कोई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इस चीज़ के अंदर है कि उसने यहाँ पे भी हाई कोर्ट के जज के तौर पे काम करना है, दूसरी जगह जाके भी हाई कोर्ट के जज के तौर पे काम करना है, ना उसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस कम होते हैं। और अगर वो दूसरी जगह भी जाता है तो उसके जो ब्रदर जजेस हैं, अगर उससे वो पहले अपॉइंटमेंट है, उसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से वो उसके सीनियर होंगे, और अगर उसके बाद वाली अपॉइंटमेंट है तो उसके बाद उसके वो जूनियर जजेस होंगे। तो चूंकि दूसरे हाई कोर्ट जो थे उसके अंदर ये था कि आपके कई बेंचेस बने हुए थे, मसलन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 3 बेंच बने हैं, इसी तरह सिंध हाई कोर्ट के 3 बेंचेस हैं, और इसी तरह केपीके बलूचिस्तान। तो जजेस की रोटेशन जो थी वो होती थी, कभी आपको पिंडी बेंच में ले जाया जाता है, कभी मुल्तान के अंदर, कभी बहावलपुर के अंदर, कभी आप प्रिंसिपल सीट पे होते हैं, इसी तरह केपीके सिंध के अंदर हो। तो इस्लामाबाद में समझता हूँ चूंकि एक ही जगह के ऊपर हाई कोर्ट भी है, बेंच नहीं है, तो उससे एक लाइकिंग डिसलाइकिंग, या जिस तरह हम एक पॉलिटिकल या जुडिशियल एनवायरनमेंट के अंदर पिछले 2.5-3 साल से रहे हैं, हमने अनफॉर्चुनेटली जजेस के साथ साथ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उन्हें कनेक्ट कर दिया है जजेस के कॉन्डक्ट के साथ। हालांकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये है कि जजेस वो काम करें जो आइन और कानून के मुताबिक है, और उससे जुडिशियल ओवर रीच जो है वो किसी जगह नहीं आनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ को और स्ट्रीम करने के लिए, जिस तरह इंडिया के अंदर जो है आपके चीफ जस्टिस जो हैं वो दूसरी हाई कोर्ट से लाए जाते हैं जजेस, और एक जगह आपको चीफ जस्टिस लगा देते हैं, जो उसके बुनियादी तौर पे होता यह है कि आपकी डिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी रहती है, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग भी रहती है, इंस्टीट्यूशनल जो अंदर से चीजें होती हैं उससे भी आपकी जान छूट जाती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक ट्रांसपेरेंट तरीके से प्रोसेस करते हैं। तो हमें भी ये चाहिए कि जो जजेस की ट्रांसफर है इसको एक रेगुलर फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बनना चाहिए। एक जज साहब अगर इस्लामाबाद सर्व कर रहे हैं, उन्हें 3 साल के बाद कराची जाना चाहिए, कराची वाले को लाहौर जाना चाहिए, लाहौर वाले को केपीके के अंदर जाना चाहिए, केपी वाले को बलूचिस्तान के अंदर जाना चाहिए। जब आपकी सीनियरिटी एज ए हाई कोर्ट के जज के ऊपर पूरे पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई करती है, तो फिर आपका किसी जगह जाना जो है उससे ये नहीं लगता कि उससे जो है आपका इंडिपेंडेंस और जुडिशरी इफेक्ट होती है, या आपका जुडिशियल वर्क जो है वो इफेक्ट होता है। अच्छा रियासत अली आज़ाद साहब, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारी जुडिशरी इन द पास्ट फ्यू ईयर्स हमने देखा कि चाहे वो डिसीजंस हैं उनमें भी बहुत प्रेडिक्टेबल हो चुकी है। वी नो कि किस जज से क्या डिसीजन आएगा, आप बहुत इजीली केस के मेरिट्स को देखे बगैर ये जज भी कर सकते हैं और एनालाइज भी कर सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा ये जो तबादलों वाला मामला है, एवरीवन न्यू व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, कौन से जजेस का तबादला होगा, कौन से जजेस का तबादला नहीं होगा, ये शायद कोई बच्चा भी बता देता। तो ये जो प्रेडिक्टेबिलिटी है ये जुडिशरी के लिए किस तरह के असरात रखेगी इन द फ्यूचर, क्योंकि जुडिशरी पे ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बड़ी खूबसूरत आपने बात की है शाहबुद्दीन। पता क्या, ट्रस्ट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वकला जो लीगल फर्टर्निटी है, मैं समझता हूँ उसका ट्रस्ट तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अगर इनका ख़त्म हो गया तो आवाम का पहले ही नहीं था। तो अब देखें, ये सबसे बड़ा एक नुकसानदेह चीज़ है इस इदारे के लिए, इस निज़ाम के लिए, कि लोगों का उस इदारे से ट्रस्ट ही ख़त्म हो गया है। अब वो लोग बजाय कि अदालत में अपने केसेस लेके आएँ, वो अपनी अदालतें लगाएंगे। लॉलेसनेस होती है, और जब अदलिया मजबूत होती है, अदलिया आज़ाद होती है, और अदलिया को भी ओवर रीच नहीं करना चाहिए। हम ये भी नहीं कहते कि अदलिया भी बिल्कुल इतनी आज़ाद हो कि जो मर्जी आए वो कर दे, ऐसा नहीं है। उसको भी विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड द जजमेंट ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स उसको भी काम करना है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अदलिया की मिसाल मैं एक सिर्फ शाहबुद्दीन दूंगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर
पॉलिटिकल लोगों के, मसलन मैं नाम ले देता हूँ, इमरान खान है, उसके केसेस फिक्स नहीं हो रहे। हमारी बार की दो मेंबर्स हैं, हादी अली चट्ठा और ईमान मिजारी, उनके केसेस नहीं फिक्स हो रहे। मैं उसमें कौन सा लूँ? मैंने उस पर आर्गू किया है, वो आज तक केस फिक्स नहीं है। कहते हैं जी उसमें 10 साल सजा है, जी उसमें जी 14 साल सजा है। बाकी केसेस 10 साल वाले, लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हर 15 दिन बाद लगे होते हैं। तो ये भी तो अपेरेंटली लोगों को नजर आ रहा है। भाई आप फैसले करें ना, लोगों के केसेस आप लगाएं, उनके सुने। आपकी 426 CRPC की दरखास्त है कि जी सजा को मुअत्तल किया जाए, उसको जब तक अपील का फैसला नहीं होता उसको बेल दी जाए, उसका आप फैसला कर दें, भाई खारिज कर दें, लेकिन फैसला तो करें, लोगों का ट्रस्ट तो हो। आप जाके देखें शाबुद्दीन अदालतों के अंदर लोगों का रश अब नहीं होता। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाके देख लें, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाके देख लें। फिर उससे बड़ी बात कि आपके मुल्क के अंदर इस वक्त अदलिया, सुप्रीम कोर्ट बंद, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बंद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बंद। अगर आप बरतानिया को देखें तो जब जंग अजीम चल रही थी तो वो विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि जी बताएं जी क्या हमारे मुल्क की अदालतें काम कर रही? तो उन्होंने कहा जी कर रही हैं। तो उन्होंने कहा जी हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। तो यहाँ पे अदालतें भी बंद हो जाती हैं, यहाँ पे लोगों के ट्रांसफ़र भी जजेस की हो जाती है। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जैसे सियासतदानों की होती है, ये जजों की विक्टिमाइजेशन है कि एक जज को उठा के आप बहावलपुर भेज दिया और लोग कहते हैं कि जी होनी चाहिए। भाई बिल्कुल, हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस का मुतालबा 2018 में किया था जब मैं सदर था, उस वक्त नहीं किया। आज कहते हैं कि जी हमने तो वो मुतालबा पूरा कर दिया। तो फिर पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का करते, फिर हाई कोर्ट का करते। आपने ऊपर से नीचे शुरू कर दिया, हमेशा नीचे से ऊपर जाते हैं। तो बात यह है कि कोई भी एक्ट हो, अगर इन जजेस की आपने ट्रांसफ़र करनी थी तो शाबुद्दीन बोना फाइडी होनी चाहिए थी, रीजंस होनी चाहिए थी, जस्टिफिकेशन होनी चाहिए थी। मोहसिन कियानी साहब जो थे, समन रिफत साहिबा, बाबर सत्तार साहब, ये आज़ाद अदलिया की अलामत थे, हैं। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि आज़ाद अदलिया की आखिरी उम्मीद जो है ना, वो भी अपने आखिरी इख्तिताम को पहुँच गई। अच्छा हाफिज साहब, इस सब में एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि ये सारी बातें तो हैं, लेकिन प्रेडिक्टेबिलिटी जो है, मतलब कोई भी पहले बैठ के प्रेडिक्ट कर सकता है कि कौन से जज को यहाँ से वहाँ ले जाया जाएगा। ये इस मामले को मुतनाज़ा या कंट्रोवर्शियल बना देता है कि एक सर्टन सोच के हामिल जजेस या इस तरह के जजेस जिनसे शायद जिनका यहाँ पर होना निज़ाम के लिए या गवर्नमेंट के लिए ठीक नहीं है। तो ये जो तासुर है ये बनता क्यों है, और ये जो प्रेडिक्टेबिलिटी है, असल तो इशू इस पे आ रहा है। देखिए, एक ये है शहाब के, एक जिस तरह आपने जुडिशल प्रेडिक्टेबिलिटी की बात की है, इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेडिक्टेबिलिटी भी जो है वो किसी भी जुडिशल सिस्टम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जज ये कर सकता है या जज ये नहीं कर सकता, और जज वहाँ पे बैठ के जो है वो रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन या री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या उसके बाद जुडिशल ओवर रीच करना शुरू कर देता है, तो उससे भी आपका सारा जो सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिस्टर्ब होता है। और आपके सामने बहुत सारी जजमेंट्स जो आए हैं, जिसके अंदर आपने देखा कि रिजर्व सीट्स के अंदर किस तरह पहली जजमेंट आई, उसके बाद आपने देखा कि जो आपका आर्टिकल 63A के अंदर परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन को किस तरह आपने जो कर दिया, जो ट्रांसफर उसके था आपका डिफेक्शन के ऊपर, फिर आपका 62(1)F के ऊपर किस तरह आपने कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि अदालत का भी ये काम है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे बैठ के काम करे। अब हुआ ये है कि पिछले इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के नाम पे जो लॉयर्स की एक मूवमेंट निकली और उसके बाद जो जजेस आए, और उन जजेस के अंदर हमने यही कह दिया कि ये जज एक ही है जिसकी वजह से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। तो ये दुनिया के अंदर किसी जगह ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आप ये देखें ना कि अगर एक ही जज एक ही जगह बैठता है और 3 या 4 इस्लामाबाद के जजेस हैं या 5 जजेस हैं और एक ही जगह बैठ के फैसले करते हैं, तो फिर मेरे पास या किसी और के पास वो ऑप्शन तो नहीं है कि आपके केसेस उन्हीं के पास जाने हैं, और जब उन्हीं के पास जाने हैं तो फिर आपके मुतालिक एक फैसला भी आ सकता है। और उसी के अंदर आपने ये देखा होगा कि प्रेडिक्टेबिलिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन की वो बहुत हद तक जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती गई, और जजेस के जो फैसले हैं वो उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक चलते गए। इसलिए मैंने आपसे ये कहा है कि चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है इसलिए लाइमलाइट के अंदर आई कि इसका कोई और बेंच नहीं है। दूसरे हाई कोर्ट्स के अंदर बेंचेस हैं, रोटेट कर दिए जाते हैं, और अगर हम इसको एक फीचर बना लेते हैं कि हमने हर 3 साल के बाद जजेस को ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, तो ये जो आपका इंप्रेशन एक बनता है कि शायद जजेस को पिक करके किसी दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया है, मेरा ख्याल है कि उससे क्रिटिसिज्म भी नहीं आएगा, एक रूटीन का फीचर आएगा, और उससे उनका एक्सपीरियंस जो है वो पूरे पाकिस्तान के लोग जो वो शेयर करेंगे कि अगर एक अच्छा जज यहाँ पे उसकी टैक्स की जरूरत पेशावर में है,
किसी की क्रिमिनल की जरूरत है। तो जब जुडिशियल सर्विस इंडिया के अंदर पूरी एक जुडिशियल सर्विस हाई कोर्ट की ऑल ओवर इंडिया है, इसी तरह पाकिस्तान बिल्कुल। को भी अब इन्होंने इस 27th अमेंडमेंट के अंदर पूरे पाकिस्तान की सीनियरिटी बेस कर दी है। तो फिर इनकी ट्रांसफर फ्रॉम वन हाई कोर्ट अनदर हाई कोर्ट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के अंदर जाकर चीजों को स्ट्रीमलाइन करना है। वो इंस्टीट्यूशन के लिए, जज के लिए और मेरा ख्याल है सिस्टम के बेहतरी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। सही हो गया। अच्छा, इस सब में रियासत अली आज़ाद साहब, नॉर्मली जब ऐसे मामलात होते हैं तो हमने देखा माजी में कि वकला जो हैं वो निकलते हैं जुडिशरी की हिफाजत के लिए। काला कोट जो है वो इससे पहले भी सड़कों पर आया। डू यू थिंक कि इस वक्त वकला इस पोजीशन में है? वैसे तो हम पीटीआई की भी बात करते हैं कि पीटीआई भी इस पोजीशन में नहीं कि वो अपने मुतालबात के लिए उस तरह से सड़कों पर आकर प्रेशर बिल्ड कर सके, बट डोंट यू थिंक कि वकला जो है उन्हें अगर ऐसा कोई मामला है तो आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए था। और मैं जब प्रेसिडेंट था तो हमने कन्वेंशंस भी किए, रैलियां भी की, एहतजाज भी किए, लेकिन अफसोस के साथ मैं और माजरत के साथ जब बार एसोसिएशंस, बार गेन एसोसिएशंस बन जाती हैं तो फिर मुल्क के अंदर आइन और कानून और आज़ाद अदलिया का इसी तरह से जनाजा निकलता है। और ये वकला की बुनियादी जिम्मेदारी थी कि इसके ऊपर निकलते। हमें किसी जज का ना तो हम ब्रीफ होल्ड करते हैं, ना हमारा किसी जज से कोई तल्लक, लेकिन हम ये जंग क्यों लड़ते हैं कि इस मुल्क की ज़रूरत है, इस मुल्क के सियासतदानों की आज़ाद अदलिया ज़रूरत है, इस आवाम की ज़रूरत है। उसके लिए हमारे ऊपर काला कोट पहनने वालों की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि हम उसकी जंग, हम किसी जज की ज़ाती जंग नहीं लड़ेंगे, हम एक प्रिंसिपल के ऊपर के इस मुल्क के अंदर आज़ाद अदलिया होनी चाहिए। आज जो शादियाने बजा रहे हैं ना पॉलिटिकल लोग, कल जब टेबल विल टर्न तो यही लोग फिर पछताएंगे कि हाय हमसे क्या हो गया और हमसे क्या करवा लिया गया। यही लोग पछताते हुए आपको शाबोदीन आपके प्रोग्राम में ये लोग ये बयान देते हुए आपको नजर आएंगे। जी ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। रियासत अली आज़ाद साहब और हाफिज़ एहसान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, यह वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मजीद कुछ मामलात पे गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बहुत कुछ चल रहा है। एक जानिब अपोजिशन की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी स्ट्रीट मूवमेंट की बात करती है तो कभी पार्टी के अंदर इख्तलाफात सामने आते हैं। इसी सब में बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से एक और खबर ने मंजरनामा बहुत ज़्यादा तब्दील कर दिया है। एक तरफ तो अब बानी पीटीआई की फैमिली को पार्टी लीडरशिप से बहुत से इख्तलाफात भी हैं। पार्टी के अंदर भी यूं लगता है कि मुख्तलिफ धड़े हैं और मुख्तलिफ डायरेक्शंस में काम हो रहा है। और इस सब के दौरान हुकूमत पर प्रेशर बनाने की बात भी हो रही है, हुकूमत को टफ टाइम देने की, और स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्लेम्स कर रही है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा कोई मोमेंटम बिल्ड कर पाएगी जिससे हुकूमत प्रेशर में आए? इसी सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है अली गौहर बलूच साहब ने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है, MNA है। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सबसे पहले सेनेटर साहब, इमरान खान साहब की हमशीरा जो हैं उन्होंने भी गुफ्तगू की है अब से कुछ देर पहले, और उन्होंने कहा है कि सारी पार्टी लीडरशिप को, सोहेल आफरीदी को, सबको तो इधर आकर परमानेंटली बैठना चाहिए। सब लोग खुशियां मना रहे हैं और यहाँ पर ना मुलाकातें उन्हें दी जा रही हैं, ना ही कोई मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, सिर्फ बातें हो रही हैं। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नाबुदु व यका नस्तईन। देखिए, सबसे पहले तो जो उनके इमोशंस हैं और जो उनकी फैमिली के साथ हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा अफसोस है। इमरान खान को भी रिसेंटली कल मेरे ख्याल में रात को फिर अंधेरे में हॉस्पिटल लेकर गया ये लोग। एक शख्स को प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी भी नहीं दे सकते दिन के टाइम पे। हमेशा से चोरी करते रहे तो रात के अंधेरे में दे आर मोर कंफर्टेबल देन दिन के उजाले में, और उस लिहाज से लेकर के हैं। एक और बहुत बड़ी और मेरे ख्याल में बहुत अफसरदा खबर जो नज़र आ रही वो ये कि
सेनेटर एजाज चौधरी साहब के गुर्दों का प्रॉब्लम कोई ज़्यादा सख्त होता जा रहा है, और कोई किडनी फेलियर का कुछ बातें सामने आ रही हैं। कितना सच है कितना झूठ है वी डोंट नो। उसकी तरह एक तहकीक होनी चाहिए और पता चलना चाहिए। नंबर दो ये है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के बारे में सुनने में आ रहा है कि शायद उनका जो कैंसर है वो वापस रिकर हो रहा है, और वो कैंसर सर्वाइवर है, उन्होंने बड़ी फाइट की है। अब अगर ये सारी चीज़ें सच हैं तो ये याद रखें कि हमारा CRPC 4971 के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो शख्स जो, या वो सारे लोग जिनके ऊपर किसी किस्म का भी मुकदमा हो, चाहे वो कत्ल का हो या किसी किस्म का भी हो, अगर वो बीमार हों, अगर वो बच्चे हों, अगर वो खवातीन हों, तो उनको बेल मिल जानी चाहिए। ये हम पाकिस्तान का जो 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 लॉ है, कानून है, वो ये बताता है। इसके बावजूद ये नहीं कर रहे हैं। एक शख्स को इन लोगों ने इजाज़त नहीं दे रहे कि उनकी फैमिली उनसे मिले। एक शख्स को इजाज़त नहीं दे रहे कि उसकी तबीयत ख़राब है, उसकी आंख की बीनाई ख़त्म हो रही है। बल्कि एक वक्त ऐसा था कि जो बकौल इमरान खान के, कि एक वक्त ऐसा था कि उनको एक आंख से नज़र ही नहीं आता था, जिसके बाद इमरजेंसी तौर पे फिर जाके उनकी पहली ट्रीटमेंट हुई थी। ये वो सारी चीज़ें जब सामने आती हैं तो बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है। अब इसमें क्या सारी की सारी जो लीडरशिप है उसको अडयाला जेल के बाहर होना चाहिए हर वक्त? प्रोबेबली नो, प्रोबेबली यस, ये लीडरशिप डिसाइड करके कर सकती है। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब लोग गिर जाएं, जब लोग एक मॉरल वैल्यू से नीचे गिरना शुरू हो जाएं, आप उन लोगों के साथ कुछ नहीं कर सकते हो। ये अनफॉर्चुनेटली ये जो गवर्नमेंट है, चूंकि इनकी अपनी कोई साख्त नहीं है, इन लोगों ने इस मुल्क को 4 सालों में तबाह करके रख दिया है। आपकी रेटिंग दोबारा -B पे चली गई है। आप लोगों के इस वक्त तकरीबन 2 खरब रुपए हो गया है। आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि पिछले 1 साल में रोज़ाना के लिहाज से 40 लोगों को HIV पॉजिटिव हो रहा है पाकिस्तान में। 14,000 से ज़्यादा केसेस 1 साल में HIV पॉजिटिव हुए हैं पाकिस्तान में पिछले 1 साल में। ये पाकिस्तान इन लोगों ने किया हुआ है। जब तक इन दो पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप राउट आउट नहीं करेंगे इस मुल्क से, ये मुल्क कभी ठीक नहीं होगा। जब ये लोग आए थे 1985 में, पाकिस्तान अपने रीजन में सबसे पावरफुल, सबसे आगे मुल्क था। इनके 35-40 साल की जो हुई थी टिल 2018 तक, उससे पहले पहले इन लोगों ने मुल्क को तबाह कर दिया। और सही। पिछले 4 साल में पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है, जो 22 इंडस्ट्रीज हैं, उनकी जो प्रोडक्शन है वो आज से 10 साल से पहले जो थी उससे कम प्रोडक्शन कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक किस्म का एनर्जी क्राइसिस है। आपके पास 40, पहले इन लोगों ने 46,000 का था, वो कम होके नई फिगर्स है 41,000 मेगावाट्स की कैपेसिटी है। लेकिन ये 26,000 नहीं बना सकते क्योंकि इनके पास इंपोर्ट कहते हैं कि हम करना है। एक तरफ ये इंपोर्ट के पैसों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो जग चीज जिस पे इंपोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती और एनर्जी बन सकती है, उसको डिस्करेज कर रहे हैं। इन लोगों के पास कोई प्लान नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अभी रिसेंटली जो इनके जो परवेज मलिक साहब है, उन्होंने भी कहा हुआ है। आपका पॉइंट आ गया हुमायूं मोहम्मद साहब, और इसी पे अली गौर बलोच साहब आपका इनपुट लूंगा। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो खौफज़दा है, तो आखिर रात की तारीकी में ये जो चेकअप है इनकी बात क्यों की जाती है? रात की तारीकी में ही ये सब कुछ क्यों किया जाता है? मुलाकातें क्यों नहीं करवाई जा रही? गवर्नमेंट इतनी ही खौफज़दा है एक शख्स से? इतना बड़ा निज़ाम, इतनी बड़ी हुकूमत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गुजारिश ये है कि पहले तो इन्होंने कहा कि जनाब जो है वो उनसे मुलाकातें नहीं करवाई जा रही और उनको रात की तारीकी में ले जाया जा रहा है। देखिए, अगर आप मादी करीब में देखें तो उनके साथ मुलाकातें भी हो रही थी। मुलाकातों के साथ साथ उनके वकला की मुलाकातें, उनकी फैमिली की मुलाकातें, पॉलिटिकल लोगों की मुलाकातें,
लेकिन एक सजा याफ्ता बंदा जेल के अंदर बैठकर जब मुल्क के खिलाफ बयानियां बनाए, जब आपकी अफवाज के खिलाफ बयानियां बनाए और जेल के अंदर एक सियासी ड्राइंग रूम लगाकर और ये कहे कि आप अपने सोशल मीडिया को एक्टिव करके इदारों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ हरदा सराई करवाए, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे शख्स की तो बिल्कुल फिर मुलाकातें बंद होनी चाहिए। आपका ये पॉइंट क्या आ हो गया है? बलोच साहब, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब, ये बात बलोच साहब भी कर रहे हैं, सब करते हैं जब भी हमारी हुकूमत के लोगों से बात होती है और हम कहते हैं कि पीटीआई के लिए कोई रिलीफ कोई चीज़, वो कहते हैं पीटीआई हमारे पे वो प्रेशर बिल्ड कर ही नहीं सकती जो पीटीआई दावे करती है, क्योंकि पीटीआई खुद मुंतशिर है, पीटीआई की अपनी डायरेक्शन नहीं है। और इस सब के अंदर ये चीज़ आखिर हल कैसे होगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कोई प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हो नहीं सकी। देखिए, अगर फ़र्ज़ करें मैं बीमार हूँ और मेरी तबीयत ख़राब है और आपके ऊपर कोई प्रेशर डेवलप नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आप मुझको मेरे बेसिक जो राइट्स हैं आप उससे डिनाई कर देंगे। इससे घटिया सोच वाले लोग कोई आप कभी देख सकते हैं? देखिए, प्रॉब्लम ये है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बात बताएं, क्या पाकिस्तान इस वक्त तरक्की कर रहा है? पाकिस्तान के ऊपर ये सोच लें, इन लोगों ने 107 रुपए लेवी रखा हुआ है। इन लोगों ने इस वक्त हम लोग 15 मिलियन जो डॉलर है वो हर महीने का अदा कर रहे हैं कैपेसिटी पेमेंट्स का एलएनजी के ऊपर। जो आरएलएनजी है उसकी 2 जहाज़ हैं, उन जहाज़ को पिछले जब से इनकी गवर्नमेंट ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है 5 दफ़ा से ज़्यादा जो एक्चुअल कीमत है वो हम दे चुके हैं। मतलब वो जहाज़ हम 5 उस तरह के जहाज़ हम ख़रीद सकते थे, इतने हमने पेमेंट कर दिए। ठीक है, एंड पे अली गौर बलोच साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे डॉक्टर साहब की बातों पर और जो उन्होंने इम्पॉर्टेंट नुकात उठाए हैं, स्पेशली हुकूमत जो आवाम के साथ कर रही है उस पर, और जो एक डर और खौफ आप लोगों ने बनाया हुआ है जिसकी वजह से आवाम नहीं निकल पा रही। ओवर टू यू। देखिए, बात यह है कि अवाम तो पूरी पाकिस्तान के अंदर है और अवाम अपने अपने कामों में मसरूफ हैं। नंबर 1 जो जेल के अंदर बंद है, अब उसके चेले जो है उनको पता चल गया है कि अगर हम पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करेंगे, पाकिस्तान में मीडिया के ऊपर इदारों के खिलाफ बक करेंगे, तो फिर हमें लगाम डाली जाएगी। और जो पाकिस्तान के अवाम थे वो तो समझ गए कि उनके मासूम बच्चों को वरगला कर अपने बच्चों को इंग्लैंड में बिठाया हुआ है, अपने बच्चे मुलाकात के लिए आने के लिए तैयार नहीं है और लोगों के बच्चों को 780A के पर्चे मुकदमात बनवा कर उनको जेलों में बंद करवाया। आज उन बेचारों का वारिस ही कोई नहीं। आज लोग इनके रोज रोज के एहतजाज से तंग आ चुके हैं। कोई निकलते हैं, ये तो कहते हैं कि इनकलाब, मुझे ये बताएं जो पार्टीज इनकलाब लाती हैं वो इनकलाब का तो कोई रास्ता रोक ही नहीं सकता। कोई हुकूमत, किसी हुकूमत ने आज तक किसी इनकलाब का रास्ता रोका है? तो इनकलाब क्या आना है? ये इनकलाब तो ये लाना चाहते थे जब इनकी हुकूमत थी, कहते थे कि इकोनॉमी किस तरह ठीक होगी जी, मुर्गियों के जरिए, कट्टों के जरिए और बछड़ों के जरिए। ये कहते थे कि हमने मुल्क की इकोनॉमी चलानी है। इतने तो ये मतलब है कि वो दानिशमंद हैं और इतने। और पहले जिस वजीर खजाना को जो इनकी पार्टी का था, जिसको ये अपना अरस्तू समझते थे, वो उमर साहब, उनकी बजाय फिर हफीज पाशा साहब को लेकर आ गए। कई तो इन्होंने किराए पर अपने दौर में वजीर खजाना रखे। तो मकसद ये है कि ये जाती दफा कह कर गए कि हम तो माइंस बिछा के जा रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इतनी इनके दिल में वो मतलब है कि नफरत है और इतनी इनके दिल में जहर भरा हुआ है कि IMF को खतूत लिखते हैं कि पाकिस्तान को कर्जा ना दे। बाहर की दुनिया को कहते हैं हाँ इसराइल के खिलाफ बात नहीं करेंगे, नेतन्याहू के खिलाफ बात नहीं करेंगे, अगर बात करेंगे तो कहेंगे जी पाकिस्तान के अंदर हकूक की पामाली हो रही। अब ये पहले भंगड़े डालते रहे कि जी ट्रंप साहब जीत जाएंगे, वो ट्रंप जीत गए तो वो भी पत्ता इनको उल्टा पड़ गया। अब इनके पास ये बातें करने को, पाकिस्तान का मुआशी जनाजा तो ये निकाल कर गए थे। आपका पॉइंट आ गया। इन्होंने 9 मई के वाक़यात किए। अली गौर बलोच साहब आपका पॉइंट आ गया। इसी के साथ यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक। शुक्रिया अली गौर बलोच साहब और सेंटर डॉक्टर मायूम मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन इकराम, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल अभी भी तशवीशनाक है, अगर मगर की सूरत हाल बरकरार है। सीज़ फायर तो पाकिस्तान ने ब्रोकर कर दिया, लेकिन एक पीस डील और देरपा अमन के हवाले से अभी भी दोनों साइड्स जो हैं उनके अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका को जो प्रपोज़ल भेजा, जिसमें यह कहा गया कि फरवरी 28 से पहले वाली पोजीशन पर आ जाते हैं और न्यूक्लियर टॉक्स को जारी रखते हैं, लेकिन जंग ख़त्म कर देते हैं, आबनाए हुर्मस जो है उसे ईरान खोल देगा। लेकिन इस सब के ऊपर अब CNN ये रिपोर्ट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की तजावीज़ मुस्तरद करने का फैसला किया है। अब आखिर पीस डील जो है उसके खद्दो खाल हो क्या सकते हैं कि दोनों साइड्स के लिए वो मुसव्वदा काबिल कबूल हो। इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने। जल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? अमरीका अब ईरान की तजावीज़ को तो मुस्तरद कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली विन विन सिचुएशन में दोनों साइड्स को कंसेशंस देना पड़ती हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई एक ऐसा मुसव्वदा आए जो दोनों के लिए काबिल कबूल हो, उसके खद्दो खाल कैसे हो सकते हैं? साहब, अगर आप से थोड़ा पहले का वाकया है जब अमेरिका ने वियतनाम और लाओस कंबोडिया में तबाही मचाई हुई थी जी। वो बातचीत चलती रही फ्रांस में कई साल। उस दौरान बच्चे पैदा हुए, जवान हो गए, लेकिन चूंकि अमेरिका मानने को तैयार नहीं था तो अल्टीमेटली वियतनामियों ने अमेरिका को इस तरीके से वहां से जिल्लत से निकालने पर मजबूर किया कि वो आइकॉनिक है जो तस्वीर है जब वो हेलीकॉप्टर से लोग लड़के निकल रहे हैं और जो बहरी जहाज है उससे। तो अमेरिका का मसला ये है कि अमेरिका ने ये जंग बगैर किसी वजह के शुरू की थी। ये उनकी चॉइस की जंग थी जिसकी जरूरत नहीं थी। देखिए, हम जब भी बहस करते हैं हम ईरान के पास शुरू करते हैं। पहले आप देखिए, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला हुआ था। बिल्कुल। ईरान ने ओबामा के वक्त में एक डील की हुई थी और उनके जो सेंट्रीफ्यूजेस थे वो अमेरिका अपना रूस ले गया हुआ था। ईरान अरेंजमेंट नहीं कर रहा था। ईरान की कुछ जो चीज़ें थी वो अनफ्रीज कर दी थी उन्होंने, लेकिन उन्होंने उनके पाबंदियां बरकरार रखी। ट्रम्प साहब ने आते ही सब कुछ खत्म कर दिया। अब इस जंग की जरूरत तो नहीं थी। इस जंग से पहले तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, दुनिया में कुछ मसला नहीं था। ट्रम्प साहब ने एक ये मसला खड़ा कर लिया है, चूंकि अब एक सोल्यूशन था उसका मसला खड़ा करके बैठ गए हुए हैं। अब ट्रम्प साहब के पास मसाइल 2-3 हैं। अपने अवाम को क्या जवाब दें? 1 मई को अगर वो ये सारा केस कांग्रेस में लेके नहीं जाते और कांग्रेस इसको अप्रूव नहीं करती तो ये जंग आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर अमेरिका में गैर कानूनी हो जाएगी और फिर ट्रम्प साहब को उसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। इससे बड़ी बात यह है, ट्रम्प साहब ने भी जाना है चीन जब जाते हैं तो आप इमेजिन कीजिए, जो एक दुनिया की सुपर पावर थी अब नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। वो उनका सदर जा रहा है और इस सूरत हाल में जा रहा है कि जब ईरान उनकी बातें नहीं मान रहा, तो चीन का सदर से ये मुलाकात जो होगी उनका लेवल क्या होगा? वो डिफरेंशियल है ना जो पोजीशन में जी। जो क्लिंटन ने बड़े वाजे कहा था कि अमेरिका हैज ओवररीच्ड इसी जंग के बारे में एंड अंडर परफॉर्म्ड। दूसरी उन्होंने बात की थी कि अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक लीडर था इस दुनिया में, वो पोजीशन अमेरिका ने खो दी है। अमेरिका के अपने जो साथी थे नेटो में, यूरोप में, इनफैक्ट इवन खलीजी ममालिक में उनका साथ छोड़ गए हैं। तो मसला ये है कि ट्रम्प साहब को विन विन सिचुएशन देना इतना आसान काम नहीं है। वो चाहते ये हैं कि वो दुनिया को ये दिखा सके कि ईरान ने घुटने टेक दिए हैं और ईरान को ये बात समझ आ गई है कि अब अमेरिका जवाल पजीर ताकत है और ढलती हुई ताकत उसके साथ कोई खड़ा होता नहीं है। ये तारीख का एक बड़ा मुसलमा असूल है। ट्रम्प साहब की वही हालत है और जो विन विन सिचुएशन है बड़ी वाज़ेह है। देखिए, अगर तो अमेरिका अमन चाहता है इस दुनिया में, ब्लॉकेट हटा दे, ईरान स्टेटस खोल देगा। जब ये बात एक तो शुरू हो जाए तो बाकी मामला को आहिस्ता आहिस्ता तय किया जा सकता है। और ईरान की तजवीज़ बड़ी मुनासिब है कि आप 28 फरवरी से पहले की पोजीशन पर चले जाएं और उसके बाद जो मुज़ाकरात करने मुज़ाकरात हम करते रहें। बल्कि तो हैरानगी तो ये भी है कि जब ओमान में बातचीत चल रही थी, जिस दौरान अमेरिका ने हमला कर दिया, तो ओमानी वज़ीर ख़ारिजा का बयान आप पढ़ें, इट इज़ रियली शॉकिंग। वो तो कह रहे थे कि डील तकरीबन हो चुकी थी, अमेरिका को ईरान वो बहुत कुछ ज्यादा देने को तैयार हो गया था, पर्टिकुलरली न्यूक्लियर फील्ड में भी, लेकिन अमेरिका मानने को तैयार नहीं था। इस वजह से अब आप देखिए, ताकत जो ढल रही है, जो दुनिया को अपनी ताकत के जरिए अपने ज़ेर नगी रखना चाहती है, उसका असर जो होगा
वो तो तारीख में लिखा हुआ है, लेकिन अब ईरान को इतना आसानी से मनाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। अच्छा जनरल साहब, इसमें आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि इस जंग का अगर हम पोस्ट वॉर सिनेरियो एनालाइज करें तो उसमें आपको मिडल ईस्ट ऑर्डर किस तरह से बदलता हुआ नज़र आ रहा है, और क्या अमेरिका नाम नेहाद ही सही लेकिन एक सुपर पावर की जो कुर्सी है वो उसके लिए बरकरार रख सकेगा उस टाइटल को अपने लिए आफ्टर दिस वॉर? देखिए, जो खलीजी रियासतें हैं ना सिवाय यूएई के, उन्होंने बड़ी अक्लमंदी का सबूत दिया है। नंबर एक तो उन्होंने कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे ईरान मुश्तइल हो। नंबर टू, ट्रम्प साहब की बेइंतहा कोशिशों के बावजूद वो जंग में शामिल नहीं हुए। ईरान ने अगर हमला किया है तो उन्होंने सिर्फ अमेरिकी बेसिस पे हमला किया है, ईरान ने उनकी इक़्तिसादियात को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसका नतीजा ये निकला है कि कतर ने तो बहुत पहले कह दिया था, मैं कतर के एक वजीर का बयान पढ़ रहा था, इसमें उन्होंने कहा था कि अब इस बदलती हुई दुनिया में हमें पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर इस खित्ते की जो ताकत है, इस खित्ते की जो अहमियत है, इस खित्ते की जो भी आप समझ लें, उसको तरतीब देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब ये सूरज जो है मशरक़ की तरफ से सारी दुनिया को बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। चीन और रूस उभरती हुई ताकतें हैं। सऊदी अरेबिया एक ताकत है जिसके बगैर अमेरिका वहाँ पे नहीं रह सकता। ईरान ने अपने आप को ताकतवर मनवा लिया है, वो सब की दुनिया के सामने है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक ताकत है और इसको सारी दुनिया तस्लीम कर रही है। पाकिस्तान अपना रोल भी प्ले कर रहा है, लेकिन हैविंग सेड दैट, ये जो तवाज़ुन है ताकत का, ये परमानेंटली तब्दील हो गया है। अभी इसको वापस लेके जाना प्री 28 फरवरी मेरे ख्याल अमेरिका के लिए नामुमकिन है। अगर वो कोशिश करेगा तो वो तबाही की तरफ ही लेके जाएगा, क्योंकि एक शहाब एक ये भी तारीख बड़ी वाज़ेह बताती है कि जब ताकतों के ज़वाल आते हैं ना, तो वो ताकत का इस्तेमाल अंधाधुंध शुरू कर देती हैं, जुल्म इंतहा कर देती हैं। एग्जैक्टली। ये खतरा भी मौजूद है, और ये उस वक्त भी था कि कहीं ट्रम्प साहब और नेतन्याहू के न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ ना चले जाए। दुनिया इससे बचाना चाहती है, ईरान इससे बचाना चाहता है, हम सब पाकिस्तानी, दुनिया सारी इसको बचाना चाहती है। लेकिन ट्रम्प साहब अगर नहीं बचना चाहते तो फिर शामत तो अमेरिका की भी आएगी ना। बिल्कुल, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जनरल साहब आपने रेज़ किया है कि अमेरिका जो है वो अब शायद उस तरह से उस पोजीशन पे ना आ सके जो इस जंग से पहले था, और शायद मौर्रिख जब तारीख लिखे तो वो उसमें ज़्यादा नुकसान अमेरिका के खाते में ही लिखे बनिस्बत ईरान के। बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, ये वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद गुफ्तगू करेंगे। एक बहुत आम तरीन डेवलपमेंट हुई है। यूएई जो है उसने तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान किया। उस पर बात करेंगे, लेकिन आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन इकराम, बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो कि आलमी तेल मार्केट पर बहुत गहरे असरात मुरतब करेगी। पूरी दुनिया में जो ऑयल मार्केट्स हैं वो इस एक डिसीजन से जो यूएई ने अनाउंस किया है हिल कर रह गई हैं। इसके असरात क्या होंगे, मुस्तकबिल में क्या कुछ इसका एक मंजरनामा बन सकता है तेल की मार्केट के ऊपर, इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है एंकर पर्सन और तज्जियाकार डॉक्टर काशिफ ने। बड़ी गहरी नज़र रखते हैं डॉक्टर साहब आप जो इंटरनेशनल इकॉनमी के मामलात हैं उन पर, तो आप इस डेवलपमेंट को किस तरह से देख रहे हैं और इसके तेल की मार्केट के ऊपर, ऑयल मार्केट पर क्या असरात होंगे? जी जी। अच्छा, मैं क्विकली आपको बता दूं, ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है ये 11 मुल्कों का एक कार्टेल है। कार्टेल जो है उसको कहते हैं कि जिसमें सब जो पार्टीज हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो मिल के बैठते हैं और वो एक खास प्रोडक्शन से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते हैं ताकि प्राइसेस जो हैं वो मार्केट में हाई रहें। कार्टेल का जो दूसरा मामला है वो फिर प्राइस वॉर्स है और उसमें फिर सारे प्रोड्यूसर्स को नुकसान होता है। तो एक वक्त था कि जब ओपेक कंट्रीज जो थी उनका प्रोडक्शन शेयर ग्लोबल ऑयल सप्लाई में 80% से ज़्यादा होता था। ये 1980s की बात है।
लेकिन अब जो है ओपेक का जो टोटल कंट्रीब्यूशन है टोटल ऑयल सप्लाई में, वो तकरीबन 30% है। इसमें सबसे बड़ा जो सप्लायर है वो सऊदी अरेबिया है, जिसका कि तकरीबन उस 30% का 30% है आगे। यूएई जो है उसका शेयर जो है ओपेक की जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें तकरीबन 10%, यानी आप यूं समझ लें रियल टर्म्स में वो 3.2 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से है। तो राइट। अगर हम ओवरऑल यूएई का प्रोडक्शन शेयर देखें इंटरनेशनल क्या नाम है मार्केट में या टोटल ग्लोबल सप्लाई में, तो वो तकरीबन 10% बनता है। ओके। ये सिग्निफिकेंट है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये तकरीबन 3.2% है। लेकिन देखें ये बात हमें याद रखनी है, कई दफा मार्केट में सिग्नलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इससे कि रियलिटी में क्या होगा। अगर हम थोड़ा सा 1-2 साल पीछे भी चले जाएं तो यूएई वैसे भी जो सऊदी अरब लीडर था ओपेक का और वो डिसाइड करता था कि किस मुल्क ने कितना प्रोड्यूस करना है, यूएई वैसे भी उस सारी प्रोडक्शन को एक्सेप्ट नहीं करता था। तो यूएई जनरली भी ओपेक की सारी बातों को नहीं मानता था। लेकिन असल में इस वक्त जो सिग्नलिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस पॉइंट पे आके यूएई ने कहा कि जी मैं ओपेक और ओपेक प्लस, अब ओपेक प्लस में रशिया को भी शामिल कर लिया जाता है, जो टोटल ग्लोबल सप्लाई प्रोडक्शन का तकरीबन 55 से 60% बनता है। अच्छा, अब बात रहेगी कि ये कितना सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करेगा ऑयल प्राइसेस को इन द शॉर्ट टर्म। ठीक है, सो इमीडिएटली तो आप ये देखें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। जी। ऑयल अगर प्रोड्यूस कर भी लेता है यूई, तो वो उसको पहुंचाएगा कैसे, उसको सप्लाई किस तरह करेगा। तो इस वक्त जो है वो एक मेन प्रॉब्लम है कि जी ऑयल की प्रोडक्शन हो भी जाएगी तो उसकी सप्लाई नहीं हो सकेगी। ऑन दी अदर हैंड लेकिन अचानक जैसे ही ये खबर आई, और देखें ये बड़े क्रिटिकल टाइम पे आई है कि जब एग्जैक्टली। जद्दा में सऊदी अरब ने जीसीसी कंट्रीज का एक इजलास बुलाया है और वो डिस्कस कर रहे हैं, और जाहिर बात है प्रोबेबली पोस्ट वॉर सिनेरियो जो है वो, मैं इसके जियोपॉलिटिकल पॉइंट पे बाद में आऊंगा, पहले इसकी इकोनॉमिक्स पे हम देख लेते हैं। बिल्कुल। तो इनिशियली जैसे ही मार्केट्स को पता चला तो मार्केट्स ने रिस्पॉन्ड किया और प्राइसेस हल्की सी नीचे आई। लेकिन रिमेंबर जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो डिटरमिन हो रही होती हैं कि भाई 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 5 महीने बाद तक क्या होना है। तो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो अनसर्टनिटी है। तो मार्केट्स इतनी अनसर्टन है कि एकदम नीचे तो आया लेकिन प्राइस वापस जंप कर गए। तो मेरा ये ख्याल है कि एक पॉइंट जो कि यूएई का हो सकता है, और हमें उनको उसमें रूम दे देते हैं थोड़ा सा, कि वो शायद फाइनेंशियल प्रेशर में और वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करके कुछ, जाहिर बात है, अपनी इनकम को भी इंक्रीज करना चाह रहे हैं। क्योंकि उनकी जो टोटल कैपेसिटी है, जो उन्होंने कहा था कि हम 2027 में को 5 मिलियन बैरल पर डे पे चले जाएंगे, अभी करंटली वो 3.2 बिलियन बैरल पर डे पे है, लेकिन उनकी कैपेसिटी 4.2 है तकरीबन। तो अपनी कैपेसिटी से भी कम प्रोड्यूस कर रहे थे। तो शॉर्ट रन में मतलब अगर हम एक इमेजिन कर लें कि जी चीजें नॉर्मल थी, तो उस वक्त यूएई ये कर सकता था कि ऑयल की प्रोडक्शन को इंक्रीज करके बेच दे, क्योंकि प्रोडक्ट इतनी डिमांड में है, कोई भी किसी वक्त भी खरीदने को तैयार होता है। राइट। अच्छा, तो फिलहाल जी जी डॉक्टर साहब, इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने बड़ा इसे एक्सप्लेन किया डिटेल में कि इसके असरात क्या होंगे और रियलिस्टिकली हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। इंटरनेशनली वैसे तो चले ये यूएई की अपनी चॉइस है, लेकिन अगर हम देखें कि जियोपॉलिटिकली इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, और टाइमिंग बहुत मैटर करती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, पॉलिटिक्स में, जियोपॉलिटिक्स में डिसीजंस अनाउंस करने की जो टाइमिंग है, हाउ डू यू सी दिस टाइमिंग बाय यूएई, और ये सऊदी अरेबिया को कैसे इम्पैक्ट करेगी? देखिए, इफ यू आस्क मी तो ये एक जियोपॉलिटिकल लिहाज से इंपॉर्टेंट फैसला था यूएई के पर्सपेक्टिव से। देखिए, यूएई जो है इस कॉन्फ्लिक्ट में अपने आप को टोटली अलग, इंडिपेंडेंटली खड़ा कर रहा है ऑफ द जीसीसी। और अगर हम देखें पिछले कुछ सालों से, और बल्कि कुछ माह से आप देख लें, तो यूएई इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि सऊदी अरब मेरा बिग ब्रदर होगा और सऊदी अरब जो है वो हमारे किसी किस्म के फैसलों में मतलब रोल अदा करेगा। और इसीलिए आप देखें कि वो आई डोंट नो अपनी अना की वजह से या किस वजह से वो जाके ऐसे कैंप में बैठ के हैं कि देखें, एक चीज का मोरल लेंस भी तो होता है ना। एग्जैक्टली। मतलब
आपको उम्मत ने जो है वो एक्सेप्ट नहीं करना अगर आप इसी डगर पे चलते रहे कि आपने एक जेनोसाइडल स्टेट के साथ बैठा। और जो एक्सियोस ने अभी रिपोर्ट किया है कि जी आप आयरन डोम भी जो है वो आया यूएई में। तो मसला असल में ये है कि यूएई इंडिपेंडेंट होना चाह रहा है पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली फ्रॉम द डिसीजंस ऑफ द जीसीसी, और इसको राइट। करने के लिए वो जा रहा है एक ऐसे कैंप में जिसको पूरी की पूरी मुस्लिम उम्मा एक्सेप्ट नहीं करती है। बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता रेज किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, इसी के साथ मखदूम साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।